नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टोरी विथ वीरू में। आज मैं आपको बहुत ही प्रेरणादायक कहानी सुनाने जा रही हूँ। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी कुछ इस प्रकार है। इंसान बहुत ही हो। 3 बहनों का मैं इकलौता भाई था। मेरी माँ सीधी सादी घरेलू औरत थी, बाहर की दुनिया से बिल्कुल अनजान थी। पापा बूढ़े हो चले थे, इसलिए घर की सारी जिम्मेदारी मेरे कंधों पर आ गई। अम्मा की सब उम्मीदें अपने इकलौते बेटे यानी मुझ पर ही लगी हुई थी। मजबूरन मुझे अपनी पढ़ाई को छोड़ना पड़ा, क्योंकि मुझे अब अपनी बहनों और अम्मा की ज़रूरतों को पूरा करना था। मैं छोटी सी उम्र में काम करने लग गया था। कठिन समय था, मगर जो घाव कच्ची उम्र में लगे थे उसके निशान पूरी जिंदगी रह गए थे। मेरे दिल में बेकार की नफरतें भरने लगी थी। मुझे हमेशा उस चीज़ से नफरत होती थी जो मेरे पास होती थी, और हमेशा उस चीज़ की तलब रहती थी जो मेरे पास नहीं होती थी। बचपन में कभी बच्चों को स्कूल जाते देखता तो हमेशा भगवान से शिकायत करता कि काश हम भी पढ़ पाते तो कितना अच्छा होता, मगर तो वक्त है, गुजरा तो गुजर ही जाता है। मैंने अपनी तीनों बहनों की शादी कर दी, मगर मैं खुद अब तक शादी नहीं किया था। मैं 30 साल का हुआ तो अम्मा ने कहना शुरू कर दिया कि शादी कर लो ताकि घर संभालने वाली आ जाए। मुझसे अब और काम नहीं होता। मुझे माँ की इस बात से हमेशा गुस्सा आता था, जिनको मेरी ज़रूरत बस अपनी ज़रूरत पूरी करने के लिए ही याद आती थी। कभी मेरा ख्याल नहीं किया कि मैं क्या चाहता हूँ। हमेशा मुझ पर अपने फैसले थोपती रही। अम्मा मेरा रिश्ता तलाश करने लगी थी। मैं हैंडसम तो था, मगर गरीबी और मजबूरी ने मुझसे मेरी खूबसूरती छीन ली थी। अम्मा मेरे लिए रिश्ता तो देख रही थी, मगर कभी मैं किसी को पसंद ना आता था तो कभी मुझे कोई पसंद ना आती। समय गुजरने के बाद अम्मा को एक लड़की पसंद आ ही गई। लड़की पढ़ी लिखी थी और दिखने में भी ठीक ठाक थी। इसके अलावा वो नौकरी भी करती थी। मुझे नहीं समझ आ रहा था कि क्या ऐसी मजबूरी थी कि जो मेरे जैसे गरीब लड़के से अपनी बेटी की शादी कर दी। मगर मुझे उस लड़की में कभी भी कोई दिलचस्पी नहीं थी। शादी की तैयारियां जोरों शोरों से शुरू हो रही थी, और फिर वह दिन आ ही गया जब मेरी शादी होनी थी। वो लड़की मुझे पसंद नहीं आई थी, मेरी माँ को पसंद थी, इसलिए मैंने भी हाँ बोल दिया था। मैंने सोच लिया था कि मैं उसको कभी खुश नहीं रखूंगा, और ऐसा ही हुआ था। मेरे हरकत उसके साथ हमेशा बुरा ही रहा था। मैं हमेशा उसको ताने सुनाता था। वह बेशक मुझसे ज़्यादा कमाती थी, मगर औरत होने के नाते वह कमज़ोर और नम्र रहती थी, ऐसा मेरा सोचना था। और इसी बात का मैं नाजायज़ फ़ायदा उठाता था। उस पर जुल्म सितम करता, उसको ताने देता। एक गलती जो मुझसे हो गई थी वह यह थी कि मेरी अम्मा और पापा अपनी ज़मीन जायदाद, अपनी उम्र भर की कमाई मेरे पत्नी के नाम कर दिए थे। और यह मेरे पापा अम्मा की जिद पर किए थे, क्योंकि यह लड़की वालों की शर्त थी कि हम लोग अपनी सारी जायदाद उनकी बेटी के नाम कर दें, तभी वह अपनी बेटी की शादी मेरे साथ करेंगे। और फिर अम्मा ने जिद की तो पापा उनकी जिद के आगे मान गए। लेकिन वह कहते हैं ना कि जब कोई चीज़ हाथ से चली जाए तो उसकी कदर बाद में पता चलती है। समय गुजरता गया और मेरी पत्नी मुझसे दूर होती चली गई, मगर मुझे इस सब की कोई परवाह नहीं थी। मेरे 4 बच्चे थे। मेरे ससुराल वाले बहुत कम मेरे घर आते थे। मेरी साली, जिसकी उम्र लगभग 20 साल थी, अपनी किसी सहेली की शादी में जाने के लिए तैयार हो रही थी। उसकी सहेली हमारे ही शहर में रहती थी, इसलिए वह अपनी बहन से मिलने आ गई थी। जिस समय मेरी शादी हुई थी उस वक्त सिर्फ 12 या 13 साल की थी। मेरे लिए उस समय वह बच्ची थी, मगर अब तो वह बहुत ही खूबसूरत जवान लड़की थी। अपनी साली को देखकर मेरे दिल में एक जज्बात उठी थी कि काश मेरी पत्नी की जगह मेरी साली होती। मुझे अपनी साली से इश्क हो गया। मैं अपनी साली के इश्क में इतना पागल हो गया कि उसको पाने के लिए नई योजना बनाने लगा। मुझे तो जैसे भगवान याद ही नहीं रहे थे। मुझे ऐसा लगने लगा था कि मैं ही सबसे ऊपर हूँ, मगर मैं भूल गया जो मेरी हर चाल को नाकाम बनाना जानता है। मैंने अपनी साली से जब प्यार का इजहार किया तो पहले तो वह सोच विचार करने लगी, मगर 1 महीने के इंतजार के बाद उसने मुझे हाँ कर दी और बोली कि मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। साली की हाँ सुनकर
मुझे और क्या चाहिए था? मगर उससे पहले मुझे अपनी पत्नी से जान छुड़ानी थी, ताकि मैं अपनी साली से आसानी से शादी कर सकूं। मैंने बहुत कोशिश किया कि वह मुझे तलाक दे दे, ताकि मेरी बदनामी भी ना हो और मेरी साली के घर वाले आसानी से अपनी दूसरी बेटी का रिश्ता मुझे दे दें। मगर मेरी पत्नी बहुत जिद्दी थी। वह मेरी मार पीट ताने सब कुछ बर्दाश्त करती रही, मगर वह मुझसे तलाक नहीं ली और ना ही उसके लिए कभी राजी हुई। मगर एक बात जो बहुत अजीब साबित हुई थी, वह यह थी कि मेरी पत्नी अब खामोश रहने लगी थी। मेरी किसी भी जुल्म के बदले में कुछ न कहती थी। मुझे उसकी खामोशी अंदर ही अंदर घायल करती जा रही थी। मुझे इस बात से सख्त उलझन महसूस होता था कि आखिर वह चाहती क्या है। एक दिन मैं रात के समय सो रहा था कि मुझे अपने कमरे से किसी की बातों की आवाज़ आने लगी। मेरी आंख खुली तो मेरी पत्नी न जाने किससे हल्की आवाज में बात कर रही थी। मैं जब उसके पास गया तो वह मुझे देखकर घबरा गई थी और डरते डरते फोन बंद कर दिया। मैं गुस्से से उससे पूछा, किससे बात कर रही हो? तो वह कहने लगी कि कोई नहीं था, मेरी एक पुरानी सहेली थी। मुझे काफ़ी हैरत हुई कि रात को कौन सहेली फ़ोन करेगी जो मेरी पत्नी से बात कर रही थी। इतने समय में मैं एक बात तो जान गया था कि मेरी पत्नी बहुत शरीफ औरत थी। उसमें ऐसा कोई ऐब नहीं था जिसके कारण उसको मैं छोड़ सकता। उस दिन तो मैं नज़रअंदाज करके सो गया, मगर मेरी हैरत की हद ना रही जब यह रोज का रूटीन बन चुका था। मेरी पत्नी कभी छत पर जाकर तो कभी किचन में अकेली रहती और पता नहीं किससे 2-2 घंटे बातें करती रहती। मुझे अपनी पत्नी पर अब और गुस्सा आने लगा था, क्योंकि मेरी पत्नी फ़ोन पर बातें करने के बाद बहुत ही रिलैक्स हो जाती थी और खुश रहने लगती थी। मगर कुछ कह भी देता तो मुस्कुराकर मेरी बात को मजाक में उड़ा देती थी। एक दिन मैं अपनी पत्नी के साथ अपनी साली को खुश देखा। मेरी साली मेरी पत्नी के साथ बहुत खुश नजर आ रही थी, मगर मुझे अपने सामने देखकर दोनों का रंग सफ़ेद पड़ गया, जैसे उनकी कोई चोरी पकड़ी गई हो। दोनों एक दूसरे का चेहरा देखने लगी। मुझे बहुत हैरत हुई कि आखिर मेरी साली यहाँ क्या कर रही है, और वह भी मुझे बिना बताए। मैं धीरे से कदम उठाता दोनों बहनों के पास पहुँच गया। मेरी साली भी मेरी तरफ देख रही थी और फिर मुस्कुराने लगी। मुझे उसकी मुस्कुराहट बहुत अजीब लगी, जैसे उसकी मुस्कुराहट में कोई राज छिपा हो। मैं उसका हालचाल पूछने के बाद कमरे में चला गया, जबकि मेरी पत्नी किचन में चली गई। मेरी साली मेरे पीछे से ही मेरे कमरे में आ गई और मुझसे कहने लगी, कैसा लगा सरप्राइज? चौंक गए ना मुझे यहाँ देखकर? और आप अब जल्दी से कुछ करें, आपके बगैर अब मुझसे नहीं रहा जाता। मैं तो उसके इकरार पर ही मर मिटा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। अब तो मेरा दिल भी 25 का हो चुका था। मैं भी जल्द से जल्द अपनी साली से शादी करना चाहता था। मेरी साली कमरे से चली गई तो मैं भी काम पर निकल गया। रास्ते में जाते हुए मुझे एक प्लान समझ में आया। मैं चूहा मारने वाला दवा घर ले आया। शाम को घर वापस आया तो अपनी साली को इशारे से अपने कमरे में बुलाया, जो मेरी पत्नी के साथ मिलकर बच्चों से बातें करने में व्यस्त थी। मैं कमरे में गया, मगर मेरी साली अभी तक नहीं आई थी। आधे घंटे के इंतजार के बाद जब कमरे में आई तो वह मुझसे गुस्सा होने लगी और बोली कि दीदी को शक हो जाएगा, मुझे ऐसे बार बार मत बुलाया करो। मैंने उसकी बात सुना और उससे कहा कि मैं तुम्हें एक खास काम के लिए बुलाया हूँ। मेरी साली हैरान नज़रों से मेरी तरफ देखने लगी और बोली कि जल्दी बताओ, कहीं दीदी ना आ जाए। मैं उसके सामने यह दवा रख दिया। मेरे हाथ में जहरीली दवा देखकर मेरी साली की सांस अटक गई। वह आंखें फाड़े मेरी तरफ देखने लगी और मुझसे पूछा, यह क्यों लाए हो? मैंने उसको साफ शब्दों में अपना सारा प्लान समझा दिया था कि मैं अपनी पत्नी को रास्ते से हटा दूंगा और फिर हम दोनों शादी कर लेंगे। मेरी साली भी मेरी तरह डर गई थी, मगर जब मैं उसको हौसला दिया, उसे समझाया कि यही एक रास्ता है जिससे हम एक हो सकते हैं, तो मेरी साली कुछ देर सोच विचार करती रही और फिर दिल मचलता हुआ सवालों में से पूछने लगी कि अगर किसी को खबर हो गई तो क्या होगा। मैंने उसको समझाया कि यह दवा है, मैं खाने में डालकर दे दूंगा और लोगों को लगेगा कि उसको फूड पॉइजनिंग हो गई है, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई है। किसी को खबर तक नहीं होगी। मेरी साली भी मेरे जुर्म में हिस्सेदार बन गई थी। जब इंसान गुनाह करता है तो वह सब कुछ भूल जाता है कि हम सब पर नज़र रखने वाला एक ऊपर वाला भी है। अभी हम बात कर ही रहे थे
कि जब कमरे के बाहर किसी के चलने की आवाज़ आई, मुझे एकदम से घबराहट होने लगी। तभी मैं जल्दी से निकलकर बाहर देखा, मगर कमरे के बाहर कोई भी नहीं था। मैं नज़रअंदाज करता वापस कमरे में आया और अपनी साली को रात के लिए तैयार करने लगा। उसे अपनी तरकीब समझाने लगा। जब सब बच्चे सो गए, तब मैंने अपनी पत्नी और अपनी साली से बाहर जाकर कुछ खाने को बोला। मेरी पत्नी तो थकावट का कहकर मना कर रही थी, मगर मेरी साली की जिद करने पर वह मान गई। मेरी तो खुशी का कोई ठिकाना न रहा। मैं अपनी पत्नी और साली को आइसक्रीम खिलाने ले गया। उसको गाड़ी में बैठने को बोल दिया और आइसक्रीम लेने चला गया, और वापसी पर अपनी पत्नी को आइसक्रीम में वह दवा मिलाकर दे दी। पत्नी जैसे ही आइसक्रीम खाना शुरू की, तो मैं जल्दी से गाड़ी मोड़कर घर की तरफ ले लिया। मेरी पत्नी आइसक्रीम को मज़े ले लेकर खा रही थी, मगर जब हम घर पहुंचे, तब तक मेरी पत्नी बेहोश हो गई थी। मैंने जैसे ही उसको बाहर निकालना चाहा, मेरे हाथ पैर फूल गए थे, क्योंकि मेरी पत्नी का शरीर एकदम ठंडा हो चुका था। जब मुझे लगा कि मेरा प्लान कामयाब हो गया है, तो मैं चीख मार मार कर रोने लगा, जिससे कि किसी को मुझ पर शक ना हो। मेरे बच्चे और मेरी माँ भी मेरी पत्नी के मरने पर बहुत रो रहे थे, और मेरी साली भी अपनी बहन के मरने पर मगरमच्छ के आंसू बहा रही थी। जब मेरी पत्नी को नहलाकर कफन पहनाने की बारी आई, तो मेरी साली ने कहा कि मैं अकेले ही अपनी बहन को नहलाऊंगी और उसे कफन पहनाऊंगी। उसकी हरकत पर सब लोग उसे अजीब नज़रों से देखने लगे। जब मैंने अपनी साली से पूछा कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो, तो मेरी साली ने मुझे समझाया कि मैं ऐसा इसलिए कर रही हूँ ताकि दीदी का नीला पड़ता शरीर किसी को दिख न जाए, वरना लोगों को शक हो जाएगा। जब मेरी पत्नी को दफनाने के लिए लेकर चले गए, तो मुझे हैरत का एक और झटका लगा। सब लोगों ने मुझे समझा दिया कि तुम बहुत ही कमज़ोर दिल के हो, अपनी बीवी को कब्र में उतरते देख नहीं सकते। मेरी तो जैसे 10 की 10 उंगलियां घी में थीं। किसी को मुझ पर जरा भी शक नहीं हुआ था। अब तो मैं सोच लिया था कि पत्नी का क्रियाक्रम होते ही अम्मा से कहकर साली से शादी कर लूँगा, मगर जो फैसला कुदरत हमारे लिए तय करती है, वह बिल्कुल अलग होती है। हम तो आने वाले वक्त के लिए पहले से ही बहुत कुछ सोच लेते हैं, मगर अंदर ही अंदर से मैं बहुत खुश था। मगर बच्चों को रोता देखता तो दिल में एक मुजरिम सा फील होता। मैं इतना खुददार हो गया था, मैं फिर भी उसे नज़रअंदाज कर गया। रिश्तेदार मुझसे अफसोस जताते, कहते थे कि बच्चों के लिए तुम्हें परेशानी उठानी पड़ेगी, घर संभालोगी या बाहर काम करोगे। तो मैं उनके सामने भी रोने बैठ जाता था। लोग मुझे तरस भरी नज़रों से देख रहे थे, और मैं भी मजलूम बना जा रहा था। 12 दिन के शोक के बाद सब अपने अपने घरों में चले गए। तब मेरे दिमाग में जो बात आई, वह मुझे खुद पर बहुत गुस्सा आने लगा। मुझे 13वें दिन याद आया कि मैंने तो अपनी सारी जायदाद अपनी पत्नी के नाम करवा रखी है, और मरने के बाद कानूनन सारी जायदाद बच्चों को मिल जाएगी। बच्चे भी मेरे ही थे, मुझे कोई परेशानी तो नहीं होनी चाहिए थी, मगर फिर भी भविष्य में अगर मेरे बच्चों को इस बात की जानकारी हो जाती कि उनकी माँ को उनसे छीनने वाला कोई और नहीं बल्कि मैं था, तो यकीनन वह मुझे धक्के देकर घर से निकाल देते। अब मेरे सिर पर नई परेशानी आकर खड़ी हो गई थी। अब तो मेरी समझ से बाहर था कि मैं क्या करूं। 13 दिन गुजर चुके थे, अब मुझे जल्द से जल्द कुछ करना था। सारी रात मैं इसी परेशानी में सो नहीं पाया। मेरी साली घर पर ही रह रही थी, मगर मुझे उससे कुछ बताना मुनासिब न लगा, और सारा दिन सोचने के बाद मैं एक नतीजे पर पहुंचा, और फिर आधी रात को चुपके से पेपर्स पर पत्नी के अंगूठे का निशान लेने कब्रिस्तान गया। मैंने खुद को एक बड़ी सी चादर में लपेटा हुआ था ताकि मुझे कोई पहचान न सके। उस समय कब्रिस्तान में कोई नहीं था, वरना किसी को मुझ पर शक हो जाता। मैं जल्द से जल्द अपना काम खत्म करना चाहता था। जैसे ही कब्र खोदकर पत्नी का हाथ पकड़ा, तो पाँव के नीचे से जमीन निकल गया, क्योंकि वह मेरे पत्नी का हाथ नहीं था। वो हाथ बहुत खौफनाक था। मैंने जैसे ही कफन हटाया, तो मेरे तो रोंगटे ही खड़े हो गए थे, क्योंकि वहाँ बस एक ढांचा था, इसके अलावा कुछ भी नहीं था। मैं डर के मारे थर थर काँप रहा था। मैंने जल्दी से कब्र को बंद कर दिया। मेरा पूरा शरीर पसीने से भीग चुका था, मेरे तो होश ही उड़ गए थे। मैंने ऐसा मंजर पहली बार अपने सामने देखा था। मेरा पूरा चेहरा पसीने से भीगा हुआ था। मैं दबे कदमों से
वापस कब्रिस्तान से निकल आया। मेरे हाथ से जायदाद के कागजात कहाँ गिर गए थे, मगर मुझे कुछ होश नहीं था। मैं जल्दी से घर पहुंचा तो मेरी साली न जाने किससे फ़ोन पर बातें कर रही थी। अचानक फ़ोन बंद करके मेरी तरफ देखने लगी। वो काफ़ी घबराई हुई लग रही थी। मैं उसके पास गया, उससे पूछने लगा कि क्या हुआ, तो वो कहने लगी, कुछ नहीं, बस मुझे डर लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे दीदी की आवाज़ आई हो। आप नहीं थे घर पर, तो मैंने पापा को फ़ोन कर लिया। मैं उसको समझाते हुए अपने कमरे में चला गया, मगर मैं गहरी सोच में गुम था। आखिर वह हाथ किसका था? क्योंकि वह हाथ तो मेरी पत्नी का बिल्कुल नहीं था। मैं डर की वजह से इस कदर घबराया हुआ था कि मुझे इस बात का अंदाजा ही नहीं रहा कि जायदाद के कागजात कहाँ गिर गए। मैं अगली सुबह जल्दी से उठा और कब्रिस्तान के रास्ते पर निकल गया। मुझे बहुत हैरानी हुई क्योंकि मेरी पत्नी के कब्र पर कोई आदमी खड़ा था जिसने चारों तरफ से चादर लपेटी हुई थी। मुझे हैरत का झटका लगा कि मेरी पत्नी के कब्र पर कौन हो सकता है। अभी मैं आगे बढ़ता कि मेरे आसपास से एक औरत गुजरी जो बिल्कुल मेरी पत्नी जैसी थी। मैं उसे देखकर अपनी जगह पर जम गया था और मैं चौंक कर देखा तो फिर वो वहां से गायब हो गई थी। ये मुझे अपना वहम लगा, तभी तो मैंने नज़रअंदाज कर दिया। लेकिन मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई जब मैंने अपने सामने अपनी पत्नी की कब्र पर 3-4 मर्दों को आते देखा। पता नहीं वह मर्द कौन थे, उनके चेहरे पर नकाब पड़े हुए थे। मैं कुछ देर बाद वापस घर चला आया। मैं काफ़ी परेशान था। मेरी साली मेरे पास आई और मुझसे मेरा हाल चाल पूछने लगी। मैंने उसको जायदाद के कागजात से लेकर पत्नी के कब्र पर मर्दों के आने तक की सारी बात बता दी। पहले तो वह हैरान हुई, मगर वह धीरे लहजे में कहने लगी, मैंने दीदी के होते हुए आपको उसकी करतूत नहीं बताई थी, जबकि मैं जानता था कि ऐसा कुछ नहीं है। मेरी पत्नी बहुत ही शरीफ औरत थी। मुझे उस पल अपनी साली से बहुत नफरत महसूस हुई। इंसान खुद जितनी मर्जी गलतियां और पाप कर ले, मगर दूसरों की गलतियों पर जल्द ही गुस्सा हो जाता है। मेरे साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ था। खुद इतना बड़ा गुनाह करने के बाद भी मुझे बस अपनी साली अब गलत नजर आने लगी थी। मैं तो 4 दिन में ही पागल सा होकर रह गया था। मुझे घर में भी हर तरफ बस अपनी पत्नी ही नजर आती। रातों में डर कर उठकर बैठ जाता था। एक दिन मेरी बेटी मेरे पास आई और कहने लगी, पापा, अम्मा कहाँ चली गई है? मुझे उनकी बहुत याद आती है। मौसी तो ठीक से खाना भी नहीं देती है और मुझसे घर के सारे काम करवाने के लिए कहती है। अपनी बेटी के मुझसे इस तरह बात सुनकर मेरे माथे पर पसीना आ गया था। मैंने अपनी साली को आवाज़ दी। जैसे ही वह कमरे में आई, मैंने उसको गुस्से से पूछना शुरू कर दिया कि तुम मेरे बच्चों पर क्यों जुल्म कर रही हो? तो वह कहने लगी, क्योंकि जहाँ तुम्हारी पत्नी मुझे बर्दाश्त नहीं करती थी, वहाँ यह भी मुझे बर्दाश्त नहीं करेगी। मैं तो अपनी साली की बात पर हैरान रह गया। मैं जिससे मोहब्बत करता था, मैंने जिसको पाने के लिए अपनी पत्नी को रास्ते से हटा दिया था, वह लड़की मेरे बच्चों को भी घर में बर्दाश्त नहीं कर रही थी। मेरी आंखों के सामने एकदम मेरी पत्नी का चेहरा घूम गया, जब मेरी पत्नी बच्चों की खातिर रात रात भर जागती रहती थी और सुबह उठते ही मेरे सारे काम करती थी। मेरी साली कहने लगी, अब तुम कब मेरे पापा से मेरा हाथ मांगोगे? मैंने बनावटी सी मुस्कुराहट के साथ कहा, बहुत जल्द। लेकिन मैं दिल में मुस्कुरा न सका। मुझे खुद पर हैरत थी कि मैं अपनी साली से मोहब्बत का दावा करता था, मगर अब मुझे क्या हो गया था। समय गुजरता गया और घर का माहौल खराब होता चला जा रहा था। मुझे हर जगह अपनी पत्नी नजर आती। मुझे बहुत अजीब लगता था। अब तो हर समय मेरे सर में दर्द रहने लगा था। मुझे ऐसा महसूस होता था कि जैसे मेरी पत्नी मेरे आसपास घूम रही है। इस पर मेरी साली का बदलता मिजाज मेरी समझ से बाहर था। एक दिन मैं रात के समय घर आया तो पानी पीने के लिए सीधा किचन में जाने लगा, मगर रास्ते में मेरी साली के कमरे से बातों की आवाज़ आ रही थी, जैसे वह किसी से बात कर रही हो। मैं जैसे ही कमरे का दरवाज़ा खोला तो वह अकेले ही खुद से बातें कर रही थी। मुझे उसकी दिमागी हालत पर शक हुआ। मैंने अपनी साली से पूछा कि तुम किससे बातें कर रही हो? तो वह कहने लगी, मैं खुद से बातें कर रही हूँ। कौन है यहाँ पे? मैं किससे बातें कर सकती हूँ? तो मैं यहाँ अकेली हूँ, मैं किसी से बातें क्यों करूँगी? इतना कहते ही वह कमरे से बाहर चली गई। मुझे कमरे में अजीब सी हलचल महसूस हो रही थी, मगर मैंने नज़रअंदाज कर दिया।
और बाहर चला गया। किचन से पानी पिया तो ऐसा महसूस हुआ जैसे किचन के दरवाजे पर कोई खड़ा है। मैंने जैसे ही मुड़कर देखा, मुझे वहाँ एक साया महसूस हुआ। मैं जल्दी से किचन के दरवाजे पर गया, मगर वहाँ कोई नहीं था। मुझे बहुत डर लगने लगा था, तो मैं सीधा अपनी माँ के कमरे में चला गया। मैं उनकी गोद में सर रखकर फूट फूट कर रोने लगा। मेरी माँ मुझे देखकर परेशान हो गई और कहने लगी, क्या हुआ है, रो क्यों रहे हो? उसकी परेशानी देखकर अम्मा को बताया कि मुझे अपनी पत्नी की याद आ रही है, जबकि सच तो यह था कि मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। मेरी पत्नी को अभी मरे 1 महीना ही हुआ था कि रिश्तेदारों ने रट लगा दिया कि दूसरी शादी कर लो। शादी तो मैं भी करना चाहता था, मगर मैं बहाने से टालता रहा कि सब यह न समझें कि शादी की जल्दी तो इसे भी है। मगर 2 महीने के बाद जब मेरी अम्मा मुझसे कहने लगी कि अब शादी कर लो, बच्चों को संभालना मेरे बस का काम नहीं है, तब मैं उनके सामने शरीफ बन गया और बोला कि बच्चों के लिए सौतेली माँ लाने से डर लगता है। तो अम्मा कहने लगी कि क्या किया जाए, शादी नहीं करोगे तो कैसे चलेगा। मैं दिल ही दिल में खुश भी था। मैं अम्मा से बोला कि अम्मा, काश ऐसा हो जाए जो बच्चों की माँ जैसी ही आ जाए। अम्मा भी सोचने लगी। मैंने अम्मा से कहा कि मुझे किसी और लड़की पर भरोसा नहीं है, आप मेरी साली के लिए बात करें। तो अम्मा हैरानी से मुझे देखने लगी। मैंने अम्मा से कहा कि अम्मा, एक वही है जो अपने बच्चों को अच्छे से ख्याल रख सकती है। मेरी माँ पहले तो सोचती रही, फिर बोली कि पता नहीं वह बच्ची मानेगी या नहीं, और अगले दिन ही साली का रिश्ता लेके उसके घर चली गई। मुझे बेसब्री से इंतजार था। वैसे भी जब से साली मेरी पत्नी का कर्म करवा करके अपने घर गई थी, मुझे उसकी बहुत याद सताने लगी थी। मैं अम्मा को तो राजी करके अपने ससुराल भेज दिया, लेकिन एक नया टेंशन मुझे सताने लगा कि क्या पता मेरे ससुर मानेंगे कि नहीं। मगर मुझे ज़्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा। अम्मा जल्द ही घर लौट आई थी, मगर वह बहुत चुपचाप सी थी। मुझे अजीब नज़रों से देखने लगी। मुझे शक हुआ तो मैंने अम्मा से पूछा कि सब ठीक तो है, आप इतना चुप क्यों हैं? अम्मा ने कहा कि नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं उदास नहीं हूँ, बल्कि खुश हूँ कि बच्चों को उसकी माँ मिल जाएगी। और फिर वह दिन भी आ गया जब हमारी शादी होनी थी। मेरी बेसब्री उफान ले रही थी। आखिरकार मेरी पसंद से मुझे शादी होने जा रही थी, और शादी से कुछ देर पहले ही एक औरत आई है जिसने घूंघट निकाला हुआ था। मुझे देख के इशारे में मुझे बुलाई तो उससे मिलने चला गया। कमरे का दरवाज़ा खोलते ही मेरे सामने दुल्हन की जोड़े में एक औरत खड़ी थी। उसने अपने चेहरे पर घूंघट डाल रखा था। मैं मुस्कुराकर उसके पास गया, अपनी होने वाली पत्नी से बोला कि क्या हुआ, अब क्या मेरा इंतजार भी नहीं कर सकती थी? वह ना में सिर हिलाने लगी। मुझसे हैरत हुई कि मेरी साली कुछ बोल क्यों नहीं रही है। मैं उससे कहा, अच्छा चलो जल्दी बताओ क्या कहना था। तब एकदम से मेरी तरफ मुड़ी थी, मगर सामने खड़ी लड़की को देखकर मुझे लगा कि मैं दूसरा सांस ही नहीं ले पाऊंगा, क्योंकि वह लड़की कोई और नहीं बल्कि मेरी पत्नी थी। मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। अपनी पत्नी को देखकर मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। मेरी पत्नी कहने लगी, क्या हुआ, क्या बहुत तेज झटका लगा? क्या सोच रहे हो? यही ना कि तुमने तो मुझे मार दिया था, फिर मैं यहाँ कैसे आई? अपनी पत्नी की बात सुनकर मैं बौखला गया और कहने लगा कि तुम तो मर चुकी हो। यह तुम नहीं हो, मेरा वहम है। तुम बार बार मुझे तंग करने के लिए क्यों आती हो? मेरा पीछा छोड़ दो। मेरी पत्नी कहने लगी, ठीक है मैं छोड़ दूंगी, तुम्हारा पीछा, बस मुझे इतना अभी बता दो कि तुमने मुझे मारा क्यों। मैंने लंबा लंबा सांस लिया। मेरा दिल बहुत जोर से धड़कने लगा था। मैंने उसको बस इतना कहा कि बचपन से लेकर अब तक मेरी पसंद से कुछ नहीं हुआ था। मुझे अपनी हर ख्वाहिश मारनी पड़ी थी। ऊपर से तुम्हारा वजूद मेरे लिए एक नापसंदीदा वजूद था। मैं तुमसे हमेशा से नफरत करता था। मेरे दिल में तुम्हारे लिए कभी कोई जगह ही नहीं बन सकी थी। मगर अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता था। मैंने तुम पर बहुत जुल्म किया ताकि तुम मेरी ज़िंदगी से खुद चली जाओ। मेरे घर वाले गलती कर बैठे थे कि अम्मा की जिद पर तमाम जायदाद तुम्हारे नाम कर दिए थे। अगर तुम खुद तलाक ले लेती तो वह सारी जायदाद मेरे पास वापस आ जाती, मगर ना तुमने तलाक लिया और ना ही मेरी जायदाद मेरे पास वापस आया। इस पर मुझे तुम्हारी बहन से मोहब्बत हो गई, क्योंकि वह बहुत ही सुंदर थी।
मैंने उससे शादी करने का फैसला किया। वह भी मुझसे मोहब्बत करती थी। तभी मैंने तुम्हें रास्ते से हटाने की साजिश की, जिससे तुम्हारी बहन ने मेरा साथ दिया और फिर हम दोनों ने मिलकर तुम्हें रास्ते से हटा दिया। अब खुदा के लिए मेरी जान छोड़ दो। मैं तुम्हें अपनी जिंदगी सुकून से अपनी मर्जी के साथ गुजारना चाहता हूँ। मेरा भी इतना ही कहना था कि दरवाजा खोलने की आवाज़ पर मैं पीछे मुड़ा तो पुलिस हाथ में हथकड़ियाँ लिए खड़ी हुई थी। मैं एकदम से चौंक गया। मैं जब वापस संभाल कर देखा तो मेरी पत्नी भी वहां पर खड़ी मुस्कुरा रही थी। पुलिस के पीछे मेरी साली बाहर खड़ी थी और जोर जोर से कहने लगी कि तुम्हें क्या लगा था कि मैं अपनी सगी बहन को, जिसने मुझे माँ बनकर पाला था, उसे मारकर तुम्हारे साथ शादी कर सकती हूँ? ऐसा कैसे मुमकिन था? जिस दिन तुमने यह साजिश शुरू की, जिस दिन तुमने मुझसे शादी का पैगाम भेजा, उसी रोज से मैं दीदी को सब सच बता दी थी। मैंने उससे कोई बात नहीं छुपाई थी। दीदी ने मुझे यह सब नाटक करने के लिए कहा था ताकि वह तुम्हारी सच्चाई जान सकें। मगर तुमने क्या किया? उन्हें मारने की कोशिश की। वह तो शुक्र था कि तुमने मुझे इस साजिश के बारे में पहले ही बता दिया था और मैंने दीदी को सावधान कर दिया। उस समय मैं भी तुम्हारे पीछे दूसरी आइसक्रीम लेकर आई थी और दीदी को उनका मनपसंद फ्लेवर दे दिया, ताकि जैसे ही तुम उनके लिए आइसक्रीम लो, वह आइसक्रीम बदल कर दीदी मेरी लाई हुई आइसक्रीम खाना शुरू कर दी, जिससे कि दीदी बच गई मगर तुम्हारी नज़रों से छिपी रही। बार बार तुम्हें डराने के लिए वह तुम्हारे सामने साया बनकर आती थी, मगर तुम तो ढीठ निकले। तुम्हें तो किसी चीज़ का असर ही नहीं हुआ। मैं अपनी साली की बात सुनकर हैरान रह गया। मैं तो खुद एक चाल चल रहा था, मगर इस बात से अनजान था कि मेरे साथ इतना बड़ा खेल खेला जा रहा है। मेरा पूरा शरीर पसीने से बेदखल कर दिया गया था। मुझे सिर्फ 1 साल सजा हुई थी, क्योंकि मेरी पत्नी जिंदा और सही सलामत सबके सामने खड़ी थी, इसलिए मेरी सजा कम कर दी थी। नहीं तो मुझे तो उम्र कैद से कोई बचा नहीं सकता था। मुझे सिर्फ 1 साल की ही सजा हुई थी। दोस्तों, इस कहानी से बहुत बड़ी सीख मिलती है। जो जैसा करता है उसके साथ वैसा ही होता है। दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल स्टोरी विथ बीरू पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।